हेलो दोस्तों, स्टडी अंतम में आप सभी का फिर से स्वागत है। यूपी स्पेशल की इस सीरीज़ में हम आगे अभी तक जितनी चीज़ें देख चुके हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ रिजर्व हो गया, फोक सॉन्ग्स हो गए, फोक डांस हो गए, तो इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, हमेशा की तरह हमने यहाँ पे एक मैप रखा है। हम मैप पे हर दिन कुछ ना कुछ एक डिस्ट्रिक्ट समझते हैं कि कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है। कुछ डिस्ट्रिक्ट इस तरह से करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि अगर हम रोज़ एक दो बार मैप पे पढ़ते हैं तो हमें याद हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मेरे पास फॉरेस्ट से रिलेटेड है। तो फॉरेस्ट अगर आप देखेंगे तो यूपी प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट आया था। यूपी प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट आया था 1948 में। सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम जो आई थी वो आई थी 1979 और 80 में। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो सोशल फॉरेस्ट्री टर्म ये पहली बार अनाउंस हुआ था 1976 में। तो अगर टर्म के बाद पूछता है तो 1976, अगर स्कीम पूछता है तो 1979 और 80। ठीक है, सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन, ये कहाँ पे है? ये सेंटर एक इंस्टीट्यूट है, तो ये कहाँ पे है? रिहैबिलिटेशन, ये है प्रयागराज। ठीक है, यूपी फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट है ना। यूपी फॉरेस्ट्री अगर आप प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है? तो ये हो रहा है मार्च 1998 से। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट स्कीम। ये 2012-13 में आई थी। ठीक है, 12-13 ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट स्कीम। और ऑपरेशन ग्रीन जो आया था वो आया था 2001 में। ठीक है, 2001। ठीक है, तो ये कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन थी फॉरेस्ट से रिलेटेड। और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखने वाले हैं वो है कुछ एंशियंट टेक्निक्स जो यूज़ हुई थी फॉर इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन के लिए कुछ एंशियंट टेक्निक्स मैं बताने वाला हूँ। उसके कुछ नाम होते हैं, तो मैं वही बताने वाला हूँ। ठीक है, जो कि यूपी में यूज़ होते थे पहले, अब नहीं। ठीक है, अभी तो इरिगेशन के कुछ और मेथड्स आ गए हैं, लेकिन जो पहले यूज़ होते थे तो उसमें जो हम लोग कहते थे उसको बोलते थे राहत, बलदेव बाल्टी बालदेव बाल्टी 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 धैनकली चरसा, मायादास। ठीक है, और आजकल हम लोग क्या यूज़ करते हैं? लिफ्ट इरिगेशन, जिसे हम लोग कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, तो ये एंशियंट टेक्निक्स हैं, इसको हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ ये आपको याद रखना चाहिए। और अगर आपको पता है कि ग्राउंड वाटर डे कब होता है, ग्राउंड वाटर डे, इसको भी यहीं पे इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा, 10 जून को होता है, 10 जून। और ग्राउंड वाटर वीक कब मनाया जाता है? ग्राउंड वाटर वीक ये मनाया जाता है 16 से 22 जुलाई हर साल। ठीक है, तो इसमें ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। ये नाम आ जाते हैं कि कौन कौन से नाम इसमें होते हैं, तो इसमें आप ये वाले टिक कर सकते हैं। कुछ टेम्पल्स के नाम हम समझते हैं, इम्पोर्टेंट टेम्पल्स, मेजर टेम्पल्स तो वैसे आपको यूपी में हर जगह ही दिख जाएंगे, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एक भितरी गांव टेम्पल है, वो है आपका कानपुर में। ठीक है, भितरी गांव। इसके बाद एक दशावतार टेम्पल है जो कि गुप्ता पीरियड में बनाया गया था। गुप्ता पीरियड में, साइड में लिख दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ये ललितपुर में है। ठीक है, फिर आता है आपका दिगंबर जैन टेम्पल, ये आपका कौशाम्बी में है, कौशाम्बी। एक होता है आपका बेला देवी
टेम्पल, बेला देवी टेम्पल, ये आपका प्रतापगढ़ में है। फिर आता है आपका रेणुकेश्वर टेम्पल, रेणुकेश्वर टेम्पल, रेणुकेश्वर महादेव का टेम्पल है। तो ये आता है आपका सोनभद्र में। मैच द फॉलोइंग्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आपको इसको भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। बाबा सोमनाथ, सोमनाथ टेम्पल ये आपका देवरिया में है, देवरिया। गोरखनाथ ऑब्वियसली कहाँ पे होगा, नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये गोरखपुर में ही होगा, ठीक है। इसकी लोकेशन भी हम लोग एक बार देख लेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ पे है, ठीक है। पटेश्वरी देवी, पटेश्वरी देवी या फिर इसको देवी पतन भी कहते हैं, देवी पतन टेम्पल, ये है आपका बलरामपुर में, ठीक है। फिर आता है आपका राजा सुहेल देव, राजा सुहेल देव ये आपका बहराइच में है। गोला गोरखनाथ, गोला गोरखनाथ से आप सोचेंगे कि ये भी गोरखपुर में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी, ठीक है। नेक्स्ट है शाकंभरी, शाकंभरी देवी टेम्पल, ये कुछ फेमस टेम्पल हैं इसलिए मैं बस आपको यही बता रहा हूँ। टेम्पल तो आप ढूंढने लगेंगे यूपी में तो आपको हर जगह टेम्पल ही टेम्पल मिलेंगे, तो हमें सारे नहीं पढ़ने। एक चाइनीज़ टेम्पल है, ये आई थिंक कहीं क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर पेपर में, या तो आरओ में आया था या तो फिर पीसीएस के पेपर में आया था। तो ये है वाराणसी में, ठीक है। एक भृगु टेम्पल है, भृगु टेम्पल, ये आपका बलिया में है, ठीक है, बलिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के नाम मैंने लिस्ट कर दिए हैं, इसको आपको वैसे ही याद करना है निमोनिक्स बना करके, ठीक है। तो हम लोग वापस से देख लेते हैं कि मैप पे ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे हैं, तो कुछ हमें आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, इसमें इस लिस्ट में मैं एक दो नाम और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि एक सनातन धर्म टेम्पल है, सनातन धर्म टेम्पल ये नोएडा में है, सनातन धर्म टेम्पल ये नोएडा में है। और एक लाली जी टेम्पल है और रंगनाथ टेम्पल है, रंगनाथ टेम्पल है, ये आपका मथुरा में है। तो मथुरा वृंदावन में तो वैसे भी बहुत सारे टेम्पल्स आपको मिल जाएंगे, मंदिर। तो एक बार लोकेशन इसको देख लेते हैं। मथुरा आपका ये देखिए राजस्थान बॉर्डर से अटैच्ड है, इसी के बगल में जस्ट यहाँ पे आगरा है, आगरा में आपको ताजमहल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं ये हरियाणा से भी बॉर्डर करता है और राजस्थान से भी बॉर्डर करता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। नोएडा आपका यहाँ पे है, ये देखिए, ये गौतम बुद्ध नगर जिसे कहते हैं हम लोग, ये आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ठीक है, ये आपका नोएडा हो गया। इसके बाद जो एक भित्री गाँव टेम्पल था वो कानपुर में था, तो भित्री गाँव टेम्पल के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि भित्री गाँव टेम्पल में कानपुर कहाँ पे पड़ेगा। तो ये देखिए, ये रहा कानपुर, ये पूरा ही कानपुर है। कानपुर आप देख सकते हैं एक लैंड लॉक्ड है, मतलब इसके साथ चारों तरफ आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे, जो कि सारे अपने ही मतलब अंदर ही डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे सारे। और आपको ये इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वो है ललितपुर। ललितपुर आपका यहाँ पे है, पूरा एमपी के अंदर में। ये हमने कई बार डिस्कस किया है कि ललितपुर कहाँ पे है, तो हमें ललितपुर की लोकेशन भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है। ललितपुर में दशावतार टेम्पल है, दशावतार टेम्पल। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको ऐसे ही मैप एक लेना है, पॉलिटिकल मैप। कई सारे मैप आप ले लीजिए छोटे छोटे A4 साइज़ के पेपर्स में, और उसमें आप ऐसे ही मार्क करके वहाँ पे लिख लीजिए, तो आपको एक आपका विजुअल एस्पेक्ट बन जाएगा चीज़ों को याद करने में, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे देखें तो ये एक बेला देवी टेम्पल है जो कि प्रतापगढ़ में था, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रतापगढ़, ठीक है, बेला देवी टेम्पल। इसके बाद अगर आप रेणुकेश्वर महादेव टेम्पल के बारे में बात करें तो वो सोनभद्र में था, तो ये देखिए, ये रहा सोनभद्र।
सोनभद्र के बारे में भी हमने कई बार डिस्कस किया है। देन बाबा सोमनाथ जी टेम्पल है, ये देवरिया में है। ये देखिए यहाँ पे रहा देवरिया। देवरिया जो है पूरा बिहार बॉर्डर पे है। देवरिया, कुशीनगर, बलिया, ठीक है। बलिया में भी एक टेम्पल था, बताइए, भृगु टेम्पल। यस, भृगु टेम्पल, ये रहा भृगु टेम्पल यहाँ पे है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। अब एग्जैक्टली हमें नहीं जानना है कि भृगु टेम्पल बलिया में कहाँ पे है, हमें बस ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक देवी पत्तन टेम्पल है, पटेश्वरी देवी या देवी पत्तन टेम्पल, जो बलरामपुर में है। तो आप ये देखिए, ये रहा बलरामपुर, और ये आपका नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक शाकंभरी देवी टेम्पल है जो कि सहारनपुर में है। तो ये देखिए, ये रहा सहारनपुर। सहारनपुर जो है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा 3 स्टेट से बॉर्डर करता है, ठीक है। और एक राजा सुहेल देव है। राजा सुहेल देव कहाँ पे है? राजा सुहेल देव आपको बहराइच डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। अब ये आपका होमवर्क है कि आपको बहराइच डिस्ट्रिक्ट ढूंढना है, ठीक है, ढूंढना है और उसको लोकेट करना है और वहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। और चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। ये देखिए, ये रहा नेपाल बॉर्डर के पास, ये रहा बहराइच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपको नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखने पड़ेंगे। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, है ना, महाराजगंज। काफ़ी अंडर डेवलप्ड रीजन है, इसलिए ये बहुत ही फोकस में भी रहना चाहिए और पता होना चाहिए कि ये भी जगह है। हमें ज़्यादातर लोगों को मेरठ पता होगा, गाज़ियाबाद पता होगा, है ना, नोएडा पता होता है, कानपुर पता होता है, लखनऊ तो पता ही होता है, लेकिन ये ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ पॉलिटी की साइड में आ जाते हैं। पॉलिटी हमने अभी तक छुआ नहीं है, हम लोगों ने पॉलिटी में भी कुछ देख लेना चाहिए। तो पहले पढ़ लेते हैं कि हम लोग अपॉइंटमेंट्स जो पहले यूपी में हो चुके हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो पहले रह चुके हैं, फर्स्ट पहले जो सीएम थे वो कौन थे? वो अपने पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो कि 1946-54 से लेकर 46 से लेकर 54 तक थे। तो ये पहले सीएम थे, ठीक है। इसके बाद पहले जो वुमेन सीएम थी, ये पूरी तरह से फैक्ट बेस्ड है, सुचिता कृपलानी। ये पूरा सेक्शन पूरी तरह से फैक्ट बेस्ड है और इससे 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। टोटल जो वुमेन सीएम्स रह चुकी हैं, कितनी रह चुकी हैं? अगर आप यूपी के ही हैं तो आपको पता होगा कि सुचिता कृपलानी तो हो गई आपके पहले, इसके अलावा मायावती भी सीएम रह चुकी हैं, तो टोटल 2 हो गया। तो यहाँ पे मैं प्लस मायावती भी कर देता हूँ, मायावती जी भी रह चुकी हैं। इसके बाद जो अभी प्रेजेंट सीएम हैं वो कौन है? प्रेजेंट सीएम है क्या? आदित्यनाथ योगी जी, आदित्यनाथ योगी। और ये कितने नंबर के पर हैं? 21st हैं एज अ पर्सन। अगर आप देखेंगे कि तो 21st एज पर्सन सीएम है, और 32nd अगर आप टेन्योर वाइज देखेंगे तो ये 32nd सीएम रह चुके हैं, ठीक है। तो एक ही पर्सन कई बार उनका टेन्योर हो चुका है। तो इस तरह से ऐसे कौन से पर्सन हैं जो कि सीएम और पीएम, प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं? सीएम तो यूपी के रहे ही हैं, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। वो हैं आपके चौधरी चरण सिंह, सीसी सिंह, चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह, ठीक है, सीसी सिंह एंड वीपी सिंह, ठीक है। जो पहले गवर्नर रह चुके हैं, गवर्नर के बिना तो हमें पढ़ के बिना जाना ही नहीं है, वो है मिसेस सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। जो पहले चेयरपर्सन रहे हैं कहाँ के? एसएलसी के, एसएलसी, ओके। तो ये कौन रहे हैं? मिस्टर चंद्रभान, चंद्रभान, कहीं भाल भी है तो चंद्रभाल भान। पहले जो स्पीकर रहे हैं कहाँ के? ऑफ एसएलए, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग विधान सभा भी कहते हैं।
और एसएलसी हो जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम लोग विधान परिषद भी कहते हैं, विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो विधानसभा में कौन थे? पुरुषोत्तम दास जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। ये पता होना चाहिए। जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हैं वो कौन थे? वो थे वॉल्टर मॉर्गन, वॉल्टर मॉर्गन। अब ये फैक्चुअल है, इन्फॉर्मेशन है, मे भी शायद आए, मे भी शायद नहीं आए। पहले जो लोकायुक्त हैं, ये इम्पोर्टेंट है, पहले जो लोकायुक्त हैं वो कौन है? वो हैं विशंभर दयाल, ठीक है। तो पहले लोकायुक्त कौन थे? विशंभर दयाल। पहले इलाहाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? वॉल्टर मॉर्गन। और जो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1866 से लेकर के 1871 तक, ठीक है। तो पहले मतलब एकदम ही पहले हो गया ना, अंग्रेज़ों के टाइम पे। पहले स्पीकर कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात है। पहले चेयरपर्सन ऑफ एसएलसी यानी विधान परिषद, तो वो हो गया मिस्टर चंद्रभान। पहले गवर्नर हो गए ये दो, जो बोथ सीएम एंड पीएम रह चुके हैं, वो हैं चौधरी चरण सिंह एंड वीपी सिंह। प्रेजेंट सीएम है मिस्टर आदित्यनाथ योगी। टोटल वुमेन सीएम कितने रह चुके हैं? 2, और इसमें मायावती और ये दोनों सुचिता कृपलानी हो चुकी हैं। और पहले सीएम जो रह चुके हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो इनका ईयर भी एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गए जो फर्स्ट हैं हमारे उसमें। इसके अलावा अब मेन पॉलिटी पे आ जाते हैं। जो पहली बार फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कब बनी थी? 1937 में, ठीक है। 1937 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें हैं वो उसमें कितनी हैं? सीट ये हैं आपकी 403, ठीक है। और मैक्सिमम लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ कहाँ पे हैं? मैक्सिमम लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं वो बताइए, गैस करिए। वो हैं आपकी प्रयागराज में, यस प्रयागराज। कितनी हैं? 12, ठीक है। मिनिमम लेजिस्लेटिव सीट्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, है ना। ये कहाँ पे है? ये आपका एक श्रावस्ती में है, महोबा में है, महोबा और चित्रकूट में, ठीक है, चित्रकूट में, ठीक है। इन तीनों में कितने हैं? इन तीनों में 2 हैं, ठीक है। तो अगर आप मैच द फॉलोइंग्स में भी आ सकता है, और इसके अलावा कई ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से एल पूछेगा कि 1 2 3 करेक्ट है, 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है ना। इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो 3 ऑप्शन ये दिए रहेंगे, साथ में एक और दिया रहेगा। वो पूछ लेगा कि मिनिमम लेजिस्लेटिव सीट्स बताइए। आपको 1 2 3 इस तरह से मार्क करना है। तो आपको इसलिए तीनों ही याद रखिए, 3 ही बहुत है, 3 याद रखिए। इसके अलावा फिर आता है आपका रिजर्व्ड सीट्स कितनी हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं? 86, जिसमें से जो एससीज़ की सीट्स हैं वो हैं 84, और एसटीज़ की सीट है 2, ठीक है। एससी और एसटी की कुछ रिज़र्व सीट्स होती हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जनजातीय लोगों के जो मेंबरशिप होती है वो रिज़र्व होती है, ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली हो सके, ठीक है। तो इसलिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में भी आपको रिजर्वेशन वहाँ पे मिलता है। और इसके अलावा जो लोकसभा की सीट्स हैं यूपी से, लोकसभा की जो सीट्स हैं फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश की लोकसभा की कितनी सीट्स हैं? वो हैं 80, ठीक है। रिसेंट अभी इलेक्शन हुए हैं, तो हमें इलेक्शन में जो 80 सीट्स पे हुआ है, 80 सीट्स पे इलेक्शन हुए हैं, तो हमें इसका भी पता होना चाहिए, इसके बारे में भी, कि ये इलेक्शंस पे किस फेज़ में हुआ है ना, विच फेज़। क्योंकि ये क्वेश्चन आया था अभी क्या बोलते हैं, जो उत्तराखंड का जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें ये पूछा था कि उत्तराखंड का
इलेक्शन किस फेज़ में हुआ है, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, तो हमें पहले ये भी जानना पड़ेगा इस पर्टिकुलर इलेक्शन में यूपी का किस टाइप का रहा है, करंट अफेयर्स क्या रहा है, तो विच फेज़ में हुआ है, इसमें से कितने वुमेन सीट्स रही हैं, है ना, इस टाइप की चीज़ें आपको ट्रिविया पता होना चाहिए। तो ये हम लोग करंट अफेयर्स में इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पेपर काफ़ी डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, तो हमें हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। करंट अफेयर्स का पार्टी था, इलेक्शन हुआ ही था इस साल, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है, ठीक है। जो रिज़र्व्ड सीट्स हैं लोकसभा से, रिज़र्व्ड सीट इन लोकसभा वो हैं एससी की कम्युनिटी की ही है, बस 17 है, 17 सीट्स हैं जो कि एससी कम्युनिटी से हैं, ठीक है। एसटी कम्युनिटीज़ की कोई भी सीट्स नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लार्जेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी वो कौन सी है, वो है गाज़ियाबाद, ठीक है, गाज़ियाबाद। जो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सी है, वो है बागपत, ठीक है। राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं कि राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं। सीट्स इन स्टेट, राज्यसभा सीट्स इन स्टेट यूपी में 31 है, ठीक है, 31। इसके अलावा पहली बार जो प्रेसिडेंट रूल, फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल इन द यूपी, ये कब लगा था, ये लगा था 1968 से लेकर के 1969 तक, है ना, 1 साल का लगा था। ये 25 फेब को लगा था और ये 25 फेब को ही एंड हुआ था, तो ये 1 साल का फर्स्ट टाइम लगा था 1968 से 69। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इसमें जो टोटल टाइम जो प्रेसिडेंट रूल लग चुके हैं यूपी में वो हैं 10, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में कि द यूपी हैज़ प्रेसिडेंट रूल हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन यूपी फॉर ओनली 8 टाइम्स, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्रेसिडेंट रूल यूपी में कितनी बार लागू हुए हैं, मान लीजिए लिखा है कि प्रेसिडेंट रूल 8 बार लागू हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। 10 से ज़्यादा बार लगा है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, 10 बार लगा है, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ चीज़ें बनाते भी रहना है, क्वेश्चन साथ में फ्रेम करते रहिए ताकि वहाँ पे भी आपको वहाँ पे भी रिटेन करने में, इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में आपको हेल्प मिले, ठीक है। तो अपने आप से भी कुछ क्वेश्चंस बनाते रहा करिए साथ में पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो आप समझ पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस कब आएगी, जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। आप हर दिन 2 घंटे का टाइम निकालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और उसके सॉल्यूशंस मारिए, ठीक है। जितने आपको आते हैं वो अच्छी बात है, आप लिखते भी जाइए कितने आपको आते हैं, कितने आपको नहीं आते हैं। इस टाइप से एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन स्क्रिप्ट भी बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाइए कि कितने आपको आते थे, कितने आप नहीं आते थे। जैसे आपने पहले मान लीजिए कि 10 पेपर, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देख लिए, ठीक है। उसके बाद आपने एक टेस्ट सीरीज़ लगाई, आपने नोट्स भी पढ़े हुए हैं, उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज़ लगाई। तो टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद आपको ये इवैल्यूएशन करना है कि आपने पहला अटैम्प्ट किया तो उसमें कितने क्वेश्चंस आपने किए, सेकंड अटैम्प्ट में मैंने कितने क्वेश्चंस किए, ठीक है। इसके बाद जब आप आंसर मिलाएंगे तो आपको ये देखना है कि मान लीजिए कि मैंने पहले 150 क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज़ करने का मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो टेस्ट सीरीज़ करने का तरीका सिंपल ये है कि जैसे मान लीजिए 150 क्वेश्चन थे, आपने 140 मान लीजिए क्वेश्चंस वहाँ पे अटेम्प्ट किए, 130 140 क्वेश्चंस। मान लीजिए कि आपने पहले राउंड मतलब समझ लें, आपको क्या करना है, पहले आपको पेपर स्टार्ट करना है और जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं बस वही करना है, और जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको तुरंत खटाखट छोड़ना है। कोई इमोशन उसमें रखना ही नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा है और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं आएंगे आपको, तो उसमें कोई इमोशन नहीं रखना है। क्योंकि आपको जो पहले पेज पे क्वेश्चन होगा, मे बी वहाँ पे आप 5 में से शायद एक ही क्वेश्चन कर पाओ, लेकिन आगे के पेजेस में आप देखेंगे कि आप कई सारे क्वेश्चंस पूरे के पूरे कर डालेंगे। तो पहले ही कभी एग्जामिनर्स होते हैं जो पहले पेज पे ही बहुत सारे टफ़ क्वेश्चंस डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं या लास्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको
एक बार में सारे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा और करते करते आपको क्या करना है, एक साइड से स्टार्ट कर देना है और जितने आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं उतने ही आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाना है। तो आप मान लीजिए कि पहले राउंड में आपने किया तो इसको बोलते हैं, इसलिए हम लोग पहले राउंड, तो मान लीजिए 150 में आपने कुछ 70 क्वेश्चंस वहाँ पे अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट राउंड, ठीक है, फर्स्ट राउंड 70 क्वेश्चंस किया मैंने, ठीक है। जो नहीं आ रहा है उस पर गोले मार दीजिए, जैसे कि अगर लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 ये नहीं आया, आपको 16 कर गोला कर देना है। तो 16 आया, मुझे 17 आया, 18 नहीं आया, तो फिर मैंने गोला कर दिया। तो अब जिस सेकेंड राउंड में ये गोले वाले क्वेश्चंस को टिक करिए, ठीक है, जो अपने गोले करके रखे हुए हैं उसको करिए। आपको ऐसा ढूंढना नहीं पड़ेगा पेपर में कि यार मैंने वहाँ पे कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नहीं किया, तो एक गोला बनाता जाइए, ठीक है, गोला बना दीजिए क्वेश्चन के ऊपर। अब आप सेकेंड राउंड में वही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। तो मान लीजिए आपने सेकेंड इटरेशन किया, सेकेंड इटरेशन में आपने यहाँ पे 70 कर लिया, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस किए, ठीक है, 50 क्वेश्चंस किए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये 50 जो क्वेश्चंस हैं ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपने पहले राउंड में जब आप पढ़े तो होंगे इस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को आपने पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन में आपने ऑप्शंस देखा होगा कि चाहे 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में आपको या तो एक एलिमिनेट करिए या 2 एलिमिनेट करिए, या आपने एक भी एलिमिनेट नहीं किया तो कोई बात नहीं। अगर आपने कुछ भी एलिमिनेट नहीं किया है तो उसको थर्ड इटरेशन के लिए रख लीजिए। लेकिन अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं या एक ही ऑप्शन एलिमिनेट किया है तो उसको सेकेंड राउंड में देख लीजिएगा, ठीक है। मैं जैसे जनरली पेपर कैसे सॉल्व करता हूँ, मैं पेपर सॉल्व करता हूँ जहाँ पे आप पहले 15, 16, 17, मान लीजिए 18 इस टाइप से क्वेश्चन है। जो मुझे नहीं आया मैंने उसको देखा, मैं मतलब लाइन से पढ़ता जा रहा हूँ और लाइन से पढ़ते हुए मैं चारों ऑप्शंस देख रहा हूँ। चारों ऑप्शंस में मुझे अगर पहला आ रहा है, पहले वाले कुछ 1-2 ऑप्शंस नहीं समझ में आया तो मैं उनको वहाँ पे क्रॉस लगा दूंगा साइड में, और बस यहीं पे मतलब अब मुझे सेकेंड राउंड में क्या करना है, इन्हीं 2 ऑप्शंस के ऊपर ही फोकस करना है, इन्हीं 2 ऑप्शंस के बीच में ही आंसर निकालना है। तो यह एलिमिनेशन राउंड, मुझे नहीं पता है कि ये सही है या ये सही है। पहले राउंड में मैं वो क्वेश्चंस कर रहा हूँ जिन पे मुझे पता है कि भाई ये 4 क्वेश्चंस थे और इसमें से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही आंसर सही है। तो इसको मैं पहले ही OMR शीट में गोला करता जाऊँगा, ठीक है, गोला करता जाऊँगा इस टाइप से। तो इस टाइप से आपका अप्रोच होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपने अब क्या किया, पहले राउंड में 70 क्वेश्चंस किए, 70 के साथ आप चेक करिए सोल्यूशन में कि आपकी एक्यूरेसी कितनी बन रही है। मान लीजिए कि आपने 70 में से यहाँ पे 60 क्वेश्चंस ही कर पाए, सही आपके हो पाए, ठीक है। तो आपकी एक्यूरेसी अब यहाँ पे चेक करिए कि मेरी एक्यूरेसी को मुझे और बढ़ाना है, ठीक है। ये आपने एक पेपर के लिए किया, अब दूसरे टेस्ट सीरीज़ के लिए, फिर तीसरे टेस्ट सीरीज़ के लिए, इस टाइप से आपको ये प्रोसेस करना है। आप देखेंगे कि आप अपने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स में जो आप टेस्ट सीरीज़ करते जाएंगे उसमें आप पहले के लेवल को एक्यूरेसी अगर आपकी बढ़ती है या नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आप देखेंगे कि मैं 70 से ऊपर कर पाता हूँ कि नहीं, 80 कर पा रहा हूँ क्या, अगर 80-90 कर पा रहा हूँ क्वेश्चंस तो मैं मोर ज़्यादा रिस्क ले पा रहा हूँ कि नहीं। तो आपको ये सारी चीज़ें भी देखते रहना पड़ेगा, बिकॉज़ साइंटिफिकली आपको क्वेश्चंस करने होंगे। अब आपको इमोशनली पेपर नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं उसको तुरंत करिए, मार्क करिए, आगे बढ़िए। जो नहीं आ रहे उसको छोड़ दीजिए। एक नज़र में देखा आपने उसको क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखे, ऑप्शन नहीं आया, आगे बढ़ा, इस टाइप से करना है। तो आपको यहाँ पे भी देखना है कि आपकी यहाँ पे कितनी एफिशिएंसी बन रही है। आप 60-70 मतलब 10 क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन जिसमें कि 2 ही ऑप्शंस थे, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपके 20 से 30 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, यानी 50% एफिशिएंसी बन रही है। यहाँ आपकी 90% एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो क्या मैं इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इवेलुएट कीजिए। और अच्छे से मैं एक बार पेपर्स इस चीज़ों की इस टाइप से मैं डिस्कशन करूँगा कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। पेपर को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। एक पेपर भी लेके आऊँगा मैं, साथ में हम लोग सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से रियल टाइम में पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए और किस टाइप का अप्रोच रहना चाहिए, आपको उसको इवैल्यूएट किस टाइप से करना चाहिए और किस टाइप से आप देखेंगे कि आपका स्कोर ईज़िली आप आराम से जो भी कट ऑफ मार्क्स आता है उसके ऊपर आप लेके आ पाएँ। लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। तो हम लोग देख रहे थे कि पहला जो प्रेसिडेंट रूल लगा था वो 1968-1969 में लगा था। इसके बाद
कुछ स्मॉल और बिग सिटीज़ अगर हम मिलाएं तो सेंसस 2011 जो स्मॉल और बिग सिटीज़ अगर आप देखेंगे तो टोटल कितने हैं 915, और ये अकॉर्डिंग टू सेंसस है। ठीक है, ये सारे डेटा अकॉर्डिंग टू द सेंसस हैं। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी टाउन्स कितने हैं, स्टैट्यूटरी सिटीज़ ये कितने हैं 648। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी टाउन्स, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इसमें मैक्सिमम स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, वो है आपका बदायूं जो कि 23 है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस अब भी नए नए पूछने लगे हैं जो कि लोग स्किप कर देते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिनिमम स्टैट्यूटरी टाउन कौन से हैं, ये आपका आ जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, बदायूं श्रावस्ती मैप पे ज़रूर लोकेट करते जाइएगा। स्पेशल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कितने डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये कितने डिस्ट्रिक्ट को ऐसा कहा गया है स्पेशल रीजन, तो ये 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ मंडल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मंडल्स, तो ये हो गए आपके 18। ठीक है, लार्जेस्ट मंडल कौन सा है, लार्जेस्ट मंडल मतलब समझते हैं ना आप, डिवीजन्स, डिवीज़न में बांटा जाता है लार्जेस्ट मंडल। तो मंडल में क्या होता है कि एक एरिया में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 इस टाइप से डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो लार्जेस्ट जो मंडल है वो है कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, और लखनऊ एंड मेरठ। ठीक है, इसमें सब में 6 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट्स। इसके बाद जो स्मॉलेस्ट मंडल भी देखना पड़ेगा, ओबियसली स्मॉलेस्ट मंडल या डिवीज़न ये आ जाएगा आपका मिर्ज़ापुर हो गया, आज़मगढ़ हो गया, बस्ती हो गया। तो बस आपको इतना ही कुछ तो नाम याद रख लेना है, दैट्स इट। टोटल नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं ये तो हमने देखा ही नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट बताइए कितने हैं। तो बहुत इजी है, टोटल नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पे 75 है, इसीलिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो जाती है। टोटल सिटीज़ जिनके पास म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, ठीक है, विथ म्यूनिसिपैलिटीज़ कैसे कितने सिटीज़ हैं, तो ये हो गया आपके 654। आपको पता होगा हर सिटी में म्यूनिसिपैलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे कितने हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिटी वाइज होते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज देखा जाता है कि सिटी में जितनी पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो आएगा स्मार्ट सिटी। यस, स्मार्ट सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कितनी स्मार्ट सिटीज़ हैं। ऑफिशियली 8 है नंबर। ठीक है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर में आता है स्मार्ट सिटीज़। तो टोटल 8 ऐसे सिटीज़ हैं। ठीक है, हम लोग मैं उसको आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इसमें सिटीज़ हैं। अभी बस आपको यहाँ पे नंबर याद रखना है। 8 ऐसे सिटीज़ हैं। सेफ सिटी कितने हैं, 17। और ये जो होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अकॉर्डिंग है। और अगर आप स्मार्ट सिटी में आप ये देखेंगे कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कितने हैं, तो वो है 10। ये यूपी गवर्नमेंट है। यूपी गवर्नमेंट ने 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को सिटीज़ को क्या बोलते हैं सिटीज़ को चूज़ किया है जिसको उनको स्मार्ट बनाना है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पॉलिटी से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में जहाँ पे हम और भी चीज़ें को डिस्कवर करेंगे, और इसके बाद हम लोग कुछ नदियों के बारे में जान लेंगे, और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी हम मैप के थ्रू करेंगे। वो हम अगले वीडियो में आप इसको कंटिन्यू करते हैं, यूपी स्पेशल, जो कि आई थिंक लास्ट वीडियो भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं एक मिसलेनियस वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं यूपी सेंसस का तो मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो वो मैं इसमें मिसलेनियस यूपी स्पेशल में ज़रूर ऐड करके अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग जुड़े रहे, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए। कोई अभी आपका सजेशन है तो उसको कमेंट में लिखिए, कोई करेक्शन है तो प्लीज़ वो भी कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।